ये फिर से जियान ए की बारी थी। इस समय, चाहे वह खिलाड़ी हो या दर्शक, कोई भी उसे एक बच्चे के रूप में नहीं मानता था। जिस तरह से हर कोई जियान ए को देखता था वह पहले से ही बदल गया था। वह निस्संदेह खेल में सबसे प्रत्याशित व्यक्ति थी। जियान ए ने उन्हें निराश नहीं किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक टॉवर के आकार में सभी चिप्स जुए की मेज पर गिर गए। जियान ए की नज़र जी हाओयू और गोरे आदमी पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं 20 मिलियन युआन जोड़ूंगा। वह आश्वस्त शांति संदिग्ध थी। जुए की मेज के चिप्स अब 110 मिलियन युआन तक पहुंच गए थे। जी हाओयू और गोरे आदमी के कार्ड जीतने की लगभग गारंटी थी। यह अफसोस की बात होगी अगर उन्होंने हार मानने की पहल की। हालांकि, यदि उन्होंने अपने कार्ड नहीं मोड़े, तो उन्हें 20 मिलियन युआन की आवश्यकता होगी। यदि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्ड देखना चाहें, तो इसकी कीमत 40 मिलियन युआन होगी। 40 करोड़ युआन किसी के लिए छोटी रकम नहीं थी। हालांकि, जी हाओयू इन लोगों में शामिल नहीं लग रहे थे। उसकी नज़र जियान ए पर पड़ी, लेकिन वह एक एक करके चिप्स गिन रहा था। थोड़ी देर बाद, जब उसने 20 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स गिन लिए, तो उसने धीरे से कहा, मैं अनुसरण करूंगा। पूल में चिप्स 130 मिलियन युआन तक बढ़ गए थे। अब 100 मिलियन युआन से अधिक हैं। भले ही यह अंत तक की लड़ाई हो, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा खेल देखा है। यह अभूतपूर्व है। अगर वह जीत गईं तो यह इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। देखने वाले दंग रह गए। वे आश्चर्य से बोले। हालांकि, वे खिलाड़ियों के कार्ड नहीं देख सके, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अंतिम विजेता कौन होगा। भले ही उन्होंने भाग नहीं लिया, वे घबराए बिना नहीं रह सके, और स्थिति उससे कोसों दूर थी। गोरे आदमी ने भी जियान ए की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके सामने वाली लड़की को दांव बढ़ाना पसंद है। 1 मिलियन युआन की ओपनिंग से लेकर 20 मिलियन युआन जोड़ने तक की पहल इस लड़की ने की थी। उनके कार्ड छोटे नहीं थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भी नहीं थे। इस समय, स्थिति पहले से ही गतिरोध में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे वह, जिसके पास सबसे अधिक प्रवाह था, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ हो गया। वह अपने पत्ते मोड़ना सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह जीतेगा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर उसने इस दौर में उसका पीछा किया, और जब दोबारा लड़की की बारी आएगी, तो वह शर्त बढ़ा देगी। वह अगले दौर में क्या करेगा? गोरे आदमी को कम ही पता था कि उसकी थोड़ी झिझक भरी प्रतिक्रिया जियान ए और जी हाओयू की आंखों में हार की झलक थी। मैं आपके कार्ड देखूंगा। गोरे ने दांत पीस लिए। अंततः वह अपने पत्ते मोड़ना सहन नहीं कर सका। उसने 40 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंके और जी हाओयू की ओर देखा, और अंग्रेजी में बोला, ऐसा लगता है कि जी हाओयू को लंबे समय से इसका पूर्वाभास था। इस समय, उसके कार्ड टर्नटेबल पर रखे गए थे। ये सुनकर, उन्होंने तुरंत समझ की मुस्कान प्रकट की। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने अपने कार्ड गोरे को दे दिए। गोरे ने अपने सामने जी हाओयू के कार्डों को देखा और खुद को शांत किया। फिर, उसने धीरे से उन्हें उठाया और एक एक करके रगड़ दिया। जब तीनों कार्ड उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हुए, तो गोरे की आंखों में एक दरार चमक उठी। उसने अपनी लगभग विकृत अभिव्यक्ति को सहन किया और धीरे धीरे कार्ड नीचे रख दिए। फिर, सबकी नज़रों के सामने, उसने अपने पत्ते मोड़ दिए। जी हाओयू ने दूसरे पक्ष पर अपनी भौहें उठाईं और बिना किसी माफ़ी के कहा, क्षमा करें। इसलिए, गोरे आदमी के बाहर होने के बाद, शेष दो खिलाड़ी जियान ए और जी हाओयू थे। प्रत्येक व्यक्ति ने औसतन 2 खिलाड़ियों को हटा दिया था। कोई नहीं जानता था कि उनके कार्ड क्या हैं।
जी हाओयू ने तुरंत अपनी आंखें उठाईं और जियान ए को एक ओब्सीडियन राजा की तरह गहरी आंखों से देखा। उसके होठों पर एक दुष्ट और जंगली मुस्कान थी, और उसने उसका अभिवादन करने के लिए अपना मुंह खोला। हाय हाय मेरी गांड। जी हाओयू के अभिवादन का सामना करते हुए जियान ए ने अपनी आंखें अपने दिल में घुमाईं और कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा वह पहले ही उसका स्वागत कर चुकी थी। वह उसे कभी नहीं दिखाएगी। खेल में दयालुता। जियान ए की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन थी, और वह सट्टेबाजी जारी रखने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से जी हाओयू ने उसकी ओर देखा और अचानक कहा, चलो नहीं, एक दूसरे को मार डालो। ठीक है। जियान ए ठिठक गया और उसने जी हाओयू की ओर देखा। वह अचानक हंस पड़ी और बोली, मिस्टर जी, एक दूसरे को मारने का मतलब है अपने किसी को चोट पहुंचाना। मुझे लगता है कि आपको हमारे रिश्ते की परिभाषा के बारे में कुछ गलतफहमी है। वे दोस्त भी नहीं थे। परिवार तो दूर की बात है। वे केवल एक दूसरे को जानते थे। इसके अलावा ये केवल जियान ए ही था जो उसे एकतरफा जानता था। जियान ए गारंटी दे सकता है कि वह उसका नाम भी नहीं पुकार सकता। ओह, आप सही कह रहे हैं। जियान ए के अलगाव और शीतलता का सामना करते हुए जी हाओयू बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। उनके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही। उसने जियान ए की ओर देखा और अपनी सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। फिर उन्होंने कहा, यदि आप सट्टेबाजी पर जोर देते हैं तो हम किसी दिलचस्प चीज पर दांव क्यों नहीं लगाते? जियान ए ने भौहें चढ़ा दीं और उत्सुकता से जी हाओयू की ओर देखा। कुछ दिलचस्प क्या है? जी हाओयू स्वाभाविक रूप से पीछे झुक गए। उसने तुरंत मेज पर रखे 170 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स को देखा और अपने होंठ भींच लिए। ये चिप्स विजेता के होंगे, और विजेता दूसरे पक्ष को एक शर्त प्रस्तावित कर सकता है। उसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर जियान ए ने धीरे से अपना हाथ चिप्स से पीछे खींच लिया। उसकी नज़र जी हाओयू के चेहरे पर पड़ी और उसने पूछा, कोई शर्त? जी हाओयू ने सिर हिलाया और जियान ए की आंखों में मनोरंजन के साथ देखा। मुझे मत बताओ कि तुम मेरी जिंदगी चाहते हो। जियान ए ने अपना सिर हिलाया। उसने जी हाओयू की ओर देखा और शांति से कहा, मुझे जी ग्रुप नाइट क्लबों में से एक चाहिए। जी हाओयू ने पलकें झपकाईं। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप जीतेंगे? जियान ए ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने सीधे जी हाओयू की आंखों में देखा और एक एक शब्द कहा, तुम हारने वाले हो। उन दोनों ने अचानक बातें करना शुरू कर दिया, जिससे अन्य लोग मदद करने में असमर्थ हो गए लेकिन हैरान भाव प्रकट करने लगे। हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा था कि अंत में कौन जीतेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों एक के बाद एक बोलेंगे जैसे कि कोई मौजूद ही नहीं था। सौभाग्य से बातचीत यहीं रुक गई। जियान ए ने जी हाओयू की ओर देखा और कहा, अपने कार्ड दिखाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी की निगाहें जी हाओयू के सामने कार्डों पर टिक गईं। जी हाओयू अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सके। अगर उसे गलत याद नहीं है, तो इस लड़की की पारिवारिक स्थिति उसे ऐसी जगह पर आने की अनुमति नहीं देगी। एक बार में लाखों युआन बाहर फेंकने की उसकी कार्रवाई और भी असामान्य थी। उसके पीछे खड़ा चांदी के बालों वाला आदमी असाधारण स्वभाव का था। कोई भी देखकर ही बता सकता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था? इसके अलावा उसने जीतने पर कोई शर्त नहीं मांगी। ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन था कि वह जीतेगी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह आत्मविश्वास कहाँ से आया। उस समय जी हाओयू को पहले से ही जियान ए में गहरी दिलचस्पी थी। उसने पहला कार्ड पलटा। ये हुक्म का इक्का था। उसने दूसरा कार्ड घुमाया। दिलों का इक्का।
सबकी सांसें थम गईं। पूरी जुए की मेज पर सन्नाटा छा गया। सभी ने बिना पलक झपकाए जी हाओयू के हाथ की ओर देखा। उसकी लंबी उंगलियां आखिरी कार्ड को फिर से पलट गईं। यह एक जोकर था, महारानी। उस पल में, जब उन्होंने जी हाओयू के 3 कार्ड स्पष्ट रूप से देखे, तो कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। जब कोई जोकर अकेला दिखाई देता था, तो उसे किसी भी कार्ड को बदलने के लिए एक सार्वभौमिक कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, आखिरी जोकर तीसरा इक्का था। 3 इक्के के साथ, इसने महारानी का सबसे बड़ा संयोजन बनाया। यह महारानी है। ऐसा लग रहा है कि वह जीत गया। उसने इतने बड़े हाथ से रोकने की पहल क्यों की? अन्यथा, वह और भी अधिक जीत सकता था। हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। वे सभी उत्साहित थे, और उनमें से कुछ के चेहरे पर दया के भाव भी थे। जैसे कि महारानी उनकी हो। यह न केवल एक महारानी थी, बल्कि 3 इक्के के साथ यह सबसे बड़ा संयोजन भी था। विस्मयादिबोधक के बीच, जियान ए अभिव्यक्तिहीन रहा। सभी को लगा कि वह स्तब्ध है। जी हाओयू ने जियान ए की ओर देखा और कहा, 3 इक्के, फाइट टू द एंड के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा संयोजन है। यदि आप जीतना चाहते हैं, तो आपको 3 जोकर कार्ड प्राप्त करने होंगे। हालांकि, ताश के एक डेक में केवल 4 जोकर होते हैं, और उनमें से एक मेरे पास है। यदि आप शेष 3 जोकर प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये लगभग असंभव है। हे! लेकिन जैसे ही जी हाओयू ने बोलना समाप्त किया, जुए की मेज से हंसी की आवाज आई। जो व्यक्ति हंस रहा था वह जियान ए नहीं था, बल्कि जियान ए के पास वाला जापानी था। दूसरे दौर के दौरान, जापानी ने जियान ए के कार्डों को देखा। दूसरे शब्दों में, जियान ए के अलावा, वह एकमात्र व्यक्ति था जो जियान ए के कार्ड जानता था। जियान ए के अलावा, वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि कौन जीतेगा। जियान ने, जो जापानियों के पास बैठा था, ने उसकी हंसी सुनी। वह उदासीनता से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाए बिना नहीं रह सकी। फिर, उसने धीरे से अपनी नज़र जी हाओयू की ओर घुमाई और धीरे से अपने होंठ मोड़े। मेरे पास अभी भी आदर्श हैं। अगर हम सभी जोकरों को देख लें तो क्या होगा? किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना, जियान ए ने एक ही समय में 3 कार्ड खोल दिए। उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। ओह! एक पल के लिए, हर कोई मौके पर ही सहम गया। उन्होंने जियान ए द्वारा दिखाए गए कार्डों को देखा और अपनी आंखें और मुंह ऐसे फैलाए जैसे किसी ने उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर प्रहार किया हो। फाइट टू द एंड में 3 जोकर सबसे बड़ा संयोजन थे, जिन्हें घोस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। भूत राजा। थोड़ी देर बाद किसी को होश आया। उसने पलकें झपकाईं लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। भूत राजा, ये पहली बार है जब मैंने किसी भूत राजा को देखा है। ये कैसी किस्मत! 4 जोकर, एक किसी और के साथ, बाकी 3 उसे मिल गए। कोई आश्चर्य नहीं कि शुरू से अंत तक कोई खामी नहीं थी। वह सबसे बड़ा संयोजन बनाए हुए थी। चर्चा के बीच, जियान ए अपनी बाहों को पार करके बैठ गई और जी हाओयू को उदासीनता से देखा। जी हाओयू भी पहले क्षण में स्तब्ध रह गए। हालांकि, सदमे की वह झलक केवल एक पल के लिए ही रही लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी जगह मुस्कुराहट आ गई जैसे कि जो व्यक्ति हारा है वह नहीं है। मेरी हार हुई। जी हाओयू उदार दिख रहे थे। उसके चेहरे पर दरार का कोई निशान नहीं था, और वह अभी भी सुंदर और असाधारण था। क्या दांव अभी भी मायने रखता है? जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जी हाओयू ने बिना किसी नाराजगी के थोड़ा सिर हिलाया। बेशक, मुझे बताओ, तुम्हें कौन सा क्लब चाहिए? याओ छी। जियान ए मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया।
ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने तुरंत कहा, शुइयुन क्लब। शुइयुन क्लब बैयुन शहर के हाइचिंग जिले में सबसे बड़ा और सबसे उच्च श्रेणी का क्लब था। ये याओची से भी बड़ा था। दैनिक मुनाफा 1 मिलियन से 10 मिलियन युआन तक था। जी हाओयू की अभिव्यक्ति रुक गई। अंत में उसने सिर हिलाया और उसकी आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा स्वाद। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर जी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। जब आप मुख्य भूमि पर लौटेंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे हैंडओवर प्रक्रियाएं सौंप सकते हैं। जैसे ही जियान ए ने बोलना समाप्त किया, उसने वेटर को 1 लाख युआन की चिप सौंपी। मैंने बहुत कुछ जीत लिया है। कृपया किसी अन्य व्यक्ति को खोजें। टिप के रूप में 1 लाख युआन की चिप के साथ। वेटर होश में आने से पहले काफी देर तक स्तब्ध रहा। उसने जियान ए को उत्तर दिया और दूसरे व्यक्ति की तलाश में भागा। एक गेम सिसबो का और एक गेम फाइट टू द एंड का। जियान ए धन से भरपूर था। ट्रे पर 200 मिलियन युआन से अधिक मूल्य के चिप्स का ढेर लगा हुआ था। बाई झो और ची यांग की जीत को मिलाकर उन तीनों ने एक दिन में 300 मिलियन से अधिक मकाऊ पटाखा जीते। वर्तमान विनिमय दर के साथ चीन में 1 अरब और 200 मिलियन युआन के लिए 300 मिलियन से अधिक मकाऊ पटाखा का आदान प्रदान किया जा सकता है। रॉयल कैसीनो हर दिन विभिन्न देशों से ग्राहकों का स्वागत करता था। इसने बहुत पहले ही मुफ्त वैश्विक मुद्रा विनिमय के लिए एक सेवा शुरू कर दी थी। बाई झो पहले से ही तैयार थी। उसने एक विदेशी बैंक कार्ड तैयार किया और जियान ए को सौंप दिया। आज उसने जो भी पैसा जीता था वह इस कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर जियान ए बहुत लालची नहीं थी। उसने बाई झो और ची यांग से कहा, मैं उम्मीद नहीं थी कि एक यात्रा पर्याप्त होगी। हम इन कुछ दिनों में मकाओ में मौज मस्ती कर सकते हैं। बाई झो और ची यांग भी मुस्कुराए। किसने सोचा होगा कि प्राचीन संप्रदाय के शक्तिशाली संप्रदाय गुरु एक दिन कैसीनो में धोखाधड़ी करने के लिए अपनी मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग करेंगे। आधे घंटे बाद कैसीनो के कर्मचारी पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे। जियान ए ने अपना कार्ड हटा दिया और उन दोनों के साथ जाने ही वाली थी कि अचानक सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया। जियान ए की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई। वह आदमी झुक गया और विनम्रता से बोला, सम्मानित अतिथियों, मैं रॉयल कैसीनो का प्रबंधक हूँ। यदि यह सुविधाजनक हो तो कृपया कुछ देर रुकें। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहेंगे। हालांकि उस आदमी के शब्दों में सभी का जिक्र था। उसकी नज़र जियान ए पर टिकी थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसका बॉस देखना चाहता था वह जियान ए था। जियान ए थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसने कम प्रोफाइल रखने की कोशिश नहीं की। कैसीनो के बॉस को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। वह बाई झो और ची यांग की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तभी उसकी नज़र कैसीनो मैनेजर पर पड़ी। उनकी मुस्कान और सम्मानजनक अभिव्यक्ति देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह उनके लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहते थे। जियान ए ने सिर हिलाया। कृपया रास्ता दिखाएं। वे कैसीनो की विशाल लॉबी से होकर गुजरे। अंदर एक हल्का सफ़ेद इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा था। कैसीनो प्रबंधक ने फिंगरप्रिंट रीडर पर अपनी उंगली रखी। 1 सेकंड बाद दरवाज़ा एक क्लिक के साथ खुला। कृपया। मैनेजर एक सज्जन व्यक्ति की तरह एक तरफ खड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे में प्रवेश करने के बाद वे एक चमकदार रोशनी वाले गलियारे में प्रवेश कर गए। वे एक विशाल कमरे में प्रवेश करने से पहले अंत में दाहिनी ओर मुड़ने तक चलते रहे। कमरे में सोफे पर 2 लोग बैठे थे। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि जी हाओयू थे। जी हाओयू सोफे के सामने झुकते हुए अपने हाथ में रेड वाइन का एक गिलास पकड़े हुए थे। जब उसने जियान ए को देखा
तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया और एक अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने कहा, हम फिर मिलेंगे। जियान ए को समझ आ गया कि कैसीनो का मालिक अब उस पर ध्यान क्यों देगा। इसी समय सफ़ेद सूट में एक और आदमी खड़ा हुआ और आगे चला गया। जियान ए ने ऊपर देखा और देखा कि वह आदमी विद्वानों के कपड़े पहने हुए था। वह लगभग 30 वर्ष का था और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहनता था। चश्मे के नीचे उसकी चमकदार आंखें चमक उठीं। उनकी त्वचा गोरी थी और उनका रवैया दोस्ताना लग रहा था, लेकिन इससे उनमें उग्रता का अंश झलक रहा था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर उन्होंने एक साधारण, बोझिल, सफ़ेद विंटेज सूट पहना हुआ था, जिससे वह कुलीन लग रहे थे। वह आदमी जियान ए के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराने से पहले उसका आकार बढ़ाया और कहा, मैं किंगबेंग समूह का मो जिकुन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जियान ए का दिल धड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष एक छोटी लड़की का इतने समान स्वर और तरीके से स्वागत करेगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उससे मिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने धीरे से कहा, जियान ने। एक चीनी इस समय बाई झोउ किनारे पर खड़ी थी। जब उसने मो जिकुन को अपना नाम कहते सुना, तो वह चौंक गया। मो जिकुन मकाओ में किंगबेंग समूह के नेता थे। उनकी पत्नी यामागुची समूह के नेता जिंगटियन लियांगना की बेटी थीं। वह ऐसा व्यक्ति था जो पूरे एशिया को कांप सकता था। मो जिकुन ने अभिवादन के तौर पर बिना किसी तरजीही व्यवहार के बाई झोउ और ची यांग की ओर सिर हिलाया। फिर उसने जियान ए की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और सहज मुस्कान के साथ कहा, हाओ यू अक्सर मेरे कैसीनो में आता है, लेकिन मैंने उसे कभी पैसे खोते नहीं देखा। आज मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि एक किशोर लड़की ने उससे लाखों युआन जीते। मैं वास्तव में उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। मो जिकुन का स्वर सौम्य था, हालांकि उनमें स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होने की आभा थी। फिर भी उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। उसके पूरे व्यक्तित्व ने जियान ए को वसंत की हवा जैसा एहसास दिया, जिससे उसे सहज महसूस हुआ। जियान ए ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, जब तक आप मेरे साथ परेशानी नहीं देख रहे हैं। हा हा। मो जिकुन जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही उसने जियान ए को देखा और मुस्कुराया, चश्मे के नीचे उसकी आंखें घूम गईं। इस बात का उल्लेख नहीं है कि आपने मेरा मुकाबला नहीं जीता। पैसा, लेकिन भले ही यह मेरा किंगबेंग का पैसा हो, मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा कि मकाओ पटाका के कुछ 100 मिलियन के लिए एक ग्राहक को परेशान करूं। जियान ए की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसके चेहरे पर अभी भी एक विनम्र मुस्कान थी। अंत में उसने मो जिकुन को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से कहा, अगर मिस्टर मो के पास और कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए। भले ही जियान ए को एहसास हो गया था कि मो जिकुन का कोई बुरा इरादा नहीं था, वह अब वहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसके मन में जी हाओयू या मो जिकुन के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। वह पूरी तरह से जाना चाहती थी। ओह, बिल्कुल। मो जिकुन की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने उससे रुकने के लिए नहीं कहा और सहजता से सिर हिलाया। मुझे आशा है कि हम भविष्य में फिर से मिल सकेंगे। जियान ए मुस्कुराए लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उनके जाने के बाद जी हाओयू धीरे से सोफे से उठे और मो जिकुन के पास चले गए। उसका लंबा और पतला शरीर मो जिकुन से आधा सिर लंबा था। कोई देख सकता था कि उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसने धीरे से अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, वह सबसे खास व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। मो जिकुन ने आंखों में मुस्कान के साथ जी हाओयू को
देखने के लिए अपना सिर झुकाया। अंत में वह हंसा। क्या आप प्रलोभित हैं? ऐसा लग रहा था कि जी हाओयू ने कुछ अजीब बात सुनी है। हंसते हुए उसने अपना सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसका खंडन किया। मुझे बूढ़ी गाय की कोमल घास खाने की आदत नहीं है। जैसे ही वह बोला, वह मो ज़िकुन को अर्थपूर्ण ढंग से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मो ज़िकुन बता सकता है कि उसका क्या मतलब था। मो ज़िकुन और उनकी वर्तमान पत्नी जिंगटियन लियांगनई 7 साल अलग थे। न केवल वह क्रोधित नहीं था, बल्कि मो ज़िकुन भी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उन्होंने जी हाओयू से इठलाते हुए कहा, कभी कभी कोमल घास गायों द्वारा खाए जाने पर जोर देती है। एक गाय के रूप में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे अपनी भाभी को ये शब्दशः बताना है। जी हाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मो ज़िकुन ने अपने कंधे उचकाए और उदासीन भाव प्रकट किया। जब जिंगटियन लियांगनई 18 साल की थी, तो उसे कंट्री ज़ेड में पहली नज़र में मो ज़िकुन से प्यार हो गया। फिर उसने कंट्री ज़ेड से मकाओ तक उसका पीछा किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, जब वह 21 साल की थी, तब उसने आखिरकार मो ज़िकुन से शादी कर ली। जो भी उन्हें जानता था वह उनकी प्रेम कहानी जानता था। यह उस समय की एक अद्भुत कहानी थी। वापस जाते समय जियान एक कार की पिछली सीट पर बैठ गया और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आज सुबह ही वह अभी भी एक दरिद्र व्यक्ति थी। इस समय उसके पास अपनी कंपनी को समर्थन और संचालित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त पैसा था। सब कुछ अविश्वसनीय फिर भी बहुत वास्तविक था। जियान ए ने तब तक सोचना बंद नहीं किया जब तक कार धीरे धीरे होटल के सामने नहीं रुकी। दरबान ने ऊपर जाकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। जियान ए कार से बाहर निकला और लापरवाही से दूरी में देखा। केवल जियान चांगशिंग को होटल की ओर जाते हुए देखा। उसके बगल में जियान येचेन था, जिसे जियान ए ने एक दिन में 2 बार देखा था। जियान चांगशिंग ने स्वाभाविक रूप से जियान ए को देखा, भले ही जियान ए ने आज एक महिला सूट पहना हुआ था। जियान चांगशिंग ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वह ज़मीन की नीलामी वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर सदमे के भाव झलक उठे। जब उसने जियान ए के पास बाई झोऊ को देखा, तो वह समझ गया। उन दोनों ने कंधे उचकाए और एक दूसरे की ओर देखे बिना एक दूसरे से चूक गए। चूंकि उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बातचीत करना बंद नहीं किया। दूसरी ओर जियान येचेन एक दूसरे के पास से गुजरने के बाद पीछे मुड़कर जियान ए को देखना नहीं भूले। जियान ए उसे देखकर मुस्कुराया। उसका खूबसूरत चेहरा सूरज के नीचे चमक रहा था। दुनिया बहुत छोटी है। बाई झोऊ ने स्वाभाविक रूप से जियान चांगशिंग को भी देखा। वह मुस्कुराने और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान समूह के सीईओ के रूप में वह वास्तव में मई की पहली छुट्टी मनाते हैं और उनकी तरह मकाओ आते हैं और यहाँ तक कि उसी होटल में भी रुकते हैं। जियान ए ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हमने उस पर दोस्ताना प्रभाव नहीं छोड़ा। जिस क्षण जियान चांगशिंग ने उन्हें देखा, ये स्पष्ट था कि उसने उन्हें पहचान लिया था। हालांकि उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। बाई झोऊ स्वाभाविक रूप से समझ गई कि जियान ए का क्या मतलब है। वह अपने होठों को भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ईस्ट सी रियल एस्टेट एक छोटी कंपनी है जिसकी पंजीकृत पूंजी केवल 10 लाख युआन है। क्यों नहीं होगा? क्या ये जियान ग्रुप के सीईओ की नज़रों में है? इसके अलावा उनके साथ हमारी पहली मुठभेड़ के दौरान हमने जमीन के 2 टुकड़े छीन लिए जो जियान समूह चाहता था। हमारी कंपनी ने अपनी नींव स्थिर होने से पहले ही दुश्मन बना लिए थे। दुश्मन जियान समूह है।
जो बैयून शहर में रियल एस्टेट उद्योग में सबसे शक्तिशाली है। जियान ए केवल मुस्कुराया। फिर भी मुझे डर है कि दूसरी पार्टी हमें गंभीरता से नहीं लेगी। जियान समूह बैयून शहर में रियल एस्टेट उद्योग का अटल नेता था, इसलिए जियान ए की कंपनी स्वाभाविक रूप से सिर्फ जमीन के 2 टुकड़ों के कारण उन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगी, जैसा कि जियान ए ने कहा था। जियान चांगशेंग के दिल में। हालांकि यह पूर्वी सागर रियल एस्टेट जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ, हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। यह अभी भी गहराई से जड़ें जमा चुके जियान समूह के लिए कुछ भी नहीं था। डरने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वह पहले कैसीनो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जियान ए ने कम प्रोफाइल रखने की योजना बनाई। वह हर दिन कुछ जीतती थी और कुछ अलग कैसीनो में जाती थी। जब वह मकाऊ छोड़कर घर जाएगी, तो संभवतः वह अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन 3 घंटे से भी कम समय में वह अपना मिशन पूरा कर लेगी। अगर वह जीतना जारी रखना चाहती थी, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकती थी। हालांकि जियान ए का दोबारा कैसीनो में कदम रखने का कोई इरादा नहीं था। अगले कुछ दिनों में जियान ए जियाची को मकाऊ के आसपास ले आया। 3 दिन बाद उन्होंने अपनी पहली मई की छुट्टी जल्दी खत्म कर दी और विमान से वापस चीन चले गए। जब वह घर पहुंची तो घर खाली था। जियान ए ने बस अपना सामान खोला और अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचने के बाद जियान ए को वांग युनमेई को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह जियोजेन के कार्यालय गई। संप्रदाय गुरु, थोड़ा पानी लीजिए। कमरे में जियोजेन ने सफ़ेद कोट पहना हुआ था। यदि उसके चेहरे पर वह निर्विकार चेहरा न होता जो कभी नहीं बदलता, तो वह एक सफ़ेद वस्त्रधारी देवदूत जैसा दिखता। धन्यवाद, जियान ए ने धीरे से कहा। फिर उसने जियोजेन की ओर देखा और पूछा, मेरी माँ को ठीक होने में कितना समय लगेगा? सबसे कम समय 3 से 5 महीने का होगा। सबसे लंबा 1 वर्ष होगा। हमें अभी भी ये देखना है कि वह दवा को कैसे अवशोषित करती है, जियोजेन ने सच्चाई से कहा। जियान ए ने सिर हिलाया और पूछा, क्या उसे इस अवधि के दौरान अस्पताल में रहना होगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि संप्रदाय मास्टर चाहते हैं कि उनकी माँ को छुट्टी दे दी जाए ताकि वे घर जा सकें, तो मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, जियोजेन ने उदासीनता से कहा। जियान ए ने कहा, क्या इससे इलाज प्रभावित होगा? जियोजेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं उपचार के बाद के चरणों के लिए दवा लिखूंगा। अगर मैं अस्पताल में नहीं हूँ तब भी मैं ये कर सकता हूँ। हालांकि उसे छुट्टी मिलने में कम से कम आधे महीने का समय लगेगा। ठीक है। जियान ए ने गहरी सांस ली और जियोजेन को देखकर मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ लंबे समय तक अस्पताल में रहें। यदि यह आवश्यक नहीं है, तो उसे घर जाने दें जब उसे छुट्टी मिल सकती है। वार्ड में वांग युनमेई बिस्तर पर लेटी हुई एक किताब पढ़ रही थी। इन सभी वर्षों में इस परिवार की खातिर, अपने बेटे और बेटी की खातिर, उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, क्योंकि अस्पताल में उसके पास कुछ खाली समय था। उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए उसने जियान यू से उसके लिए कुछ किताबें खरीदने के लिए कहा। वह दिन के दौरान उन्हें पढ़ सकती थी जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि इनमें से अधिकांश किताबें प्रबंधन की किताबें थीं। ये स्पष्ट था कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वह खुद को समृद्ध बनाना चाहती थी। आखिरकार एल्डरजी ने उसे याओची के प्रबंधक के रूप में पद पर बने रहने पर जोर दिया। जियान यू बिस्तर पर गया और वांग युनमेई के हाथ से किताब ले ली। उसने अपने दूसरे हाथ से उसे दवा दी और धीरे से बोला। वांग युनमेई ने दवा ली और खा ली। फिर
उसने जियान यू की ओर देखते हुए एक गिलास पानी पिया। घर जाकर देखने के लिए कुछ समय निकालें। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियो ए वापस आ गया है। जियान यू 2 दिन पहले घर वापस गया, लेकिन घर पर कोई नहीं था। वह फिर अपनी मौसी के घर गया। तभी उसे वांग यूंझी से पता चला कि जियान ए जियाची के साथ बाहर गया था। माँ, चिंता मत करो, अगर जियो ए वापस आती है तो वह तुरंत अस्पताल जाएगी, जियान यू ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया गया। जियान ए मुस्कुराते हुए वार्ड में चला गया। माँ, भाई, तुम कब वापस आए? पूछने से पहले जियान यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैं अभी वापस आया, जियान ए ने मुस्कुराते हुए वांग युनमेई की ओर देखा। माँ, आप पिछले कुछ दिनों से कैसा महसूस कर रही हैं? इन दिनों वांग युनमेई का वज़न काफ़ी कम हो गया था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जब उसने अपनी बेटी को वापस आते देखा तो वह और भी खुश हुई। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, चिंता मत करो। जियान ए ने एक कुर्सी खींची और बिस्तर के पास बैठ गया। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर जियो के कार्यालय गई थी। उन्होंने कहा कि आपको आधे महीने में छुट्टी मिल सकती है और स्वस्थ होने के लिए घर जा सकते हैं। जब वांग युनमेई ने ये सुना तो वह प्रसन्न भाव दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सचमुच, डॉक्टर जियो ने ऐसा कहा? जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप हर दिन अस्पताल में झूठ नहीं बोलना चाहते, इसलिए मैंने उनसे विशेष रूप से पूछा। ये बहुत अच्छा है। नया घर अभी भी पुनर्निर्मित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ, वांग युनमेई ने कहा। जियान यू ने भौहें चढ़ा दीं। माँ, वे चाहते हैं कि आपको स्वस्थ होने के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। आपको अभी तक छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन आप पहले से ही घर का नवीनीकरण करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके ठीक होने के बाद नवीनीकरण करने में बहुत देर नहीं होगी। ये ठीक है। जियान ए ने जियान यू को देखकर मुस्कुराया और वांग युनमेई की ओर देखा। डॉक्टर जियाओ ने कहा कि उचित व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है। आप चाहें तो नए घर में खुद को व्यस्त कर सकते हैं, लेकिन खुद को जलाएं नहीं। फिर उसने कहा, डिस्चार्ज होने के बाद काम के लिए याओची लौटने के बारे में मत सोचो। डॉक्टर जियो ने कहा था कि तुम शराब नहीं पी सकते या देर तक नहीं जाग सकते। अपनी बेटी की अभिव्यक्ति को देखकर वांग युनमेई मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि उसने सिर हिलाया और वादा किया, ठीक है, माँ जानती है, मैं पूरी तरह से ठीक होने के बाद काम पर जाऊंगी। अपनी दवा खत्म करने के कुछ देर बाद ही वांग युनमेई को नींद आने लगी। कुछ ही देर बाद वह सो गई। जियान यू और जियान ए हल्के से वार्ड से बाहर चले गए। जियान यू ने जियान ए की ओर देखा और पूछा, आप कहाँ गए थे? आप कुछ दिनों के लिए दूर थे। उसके स्वर में चिंता थी और फटकार का संकेत। आखिरकार उसकी बहन को पहले कभी छुट्टी नहीं मिली थी। जियाची को साथ लाना तो दूर की बात है, दोनों की उम्र जोड़ें तो वे 30 साल के भी नहीं थे। ये सुरक्षित नहीं था। अपने भाई के स्वर में चिंता सुनकर जियान ए ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैं जियाची को मकाओ ले गई। एक पल के लिए माहौल थम गया। जियान यू को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने भौहें सिकोड़ लीं और असमंजस में फिर पूछा, क्या तुम कहाँ गए थे? मकाओ। जियान ए ने बिना कुछ छिपाए उगल दिया। उसने मकाओ से लौटने के बाद अपने भाई और माँ को कुछ बातें बताने के बारे में पहले ही सोच लिया था। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में थी, इसलिए जियान ए को कोई जल्दी नहीं थी।
उसने पहले अपने भाई को बताने और फिर ठीक होने के बाद अपनी माँ को बताने की योजना बनाई। वह धन के लिए इतनी लालायित क्यों थी, इसका कारण बहुत सरल और स्पष्ट था। यह उसके परिवार की वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए था। वह चाहती थी कि उसकी माँ और भाई सर्वोत्तम जीवन जिएं और उसका आनंद उठाएं। जियान ए ने इसे और खुद को बहुत अच्छी तरह से समझा। उसकी कोई श्रेष्ठ भावना या महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसके दिल में जिन लोगों की वह परवाह करती थी, उन्हें एक हाथ से गिना जा सकता था। जब तक ये लोग जिनकी वह परवाह करती थी खुश थे, यह उसके लिए काफ़ी था। वह कोई लालची व्यक्ति नहीं थी। इसलिए जियान ए का शुरू से ही अपने व्यवसाय को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने उन लोगों के लिए कड़ी मेहनत की जिनकी उसे परवाह थी और उसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जियान ए इतना सीधा था कि जियान यू लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अपने भाई की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने एक कंपनी खोली। जियान यू की अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर जम गई। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने अपनी बहन पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा वह उसके साथ मजाक कर रही थी। उन्होंने कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम कहाँ थे? मैं मकाओ गया। मैं जियाची को अपने साथ लाया। जियान ए ने निश्चितता के साथ दोहराया और कहा, हमारे प्रस्थान के दिन जियाची और मैं हवाई अड्डे पर बड़े अंकल और वांग जिचेन से मिले। अपने भाई के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जियान ए ने कहा, मैंने वास्तव में 200 से अधिक लोगों के साथ एक रियल एस्टेट कंपनी खोली है। पहला प्रोजेक्ट निकट भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। मैं इसे आपसे और माँ से छिपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बताने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश में हूँ। जियान ए के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह जानती थी कि वह इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अगर वह सीधे मुद्दे पर आती तो इस पर विश्वास करना और स्वीकार करना आसान होता। जियान यू अपनी बहन को जानता था और बता सकता था कि क्या वह सच कह रही है। हालांकि आपको पैसे कहाँ से मिले? जियान यू को डर लग रहा था, लेकिन वह और भी ज़्यादा हैरान था। क्या तुम्हें अब भी ली युनमेई याद है? जियान ए ने जियान यू की आंखों में देखा और धीरे से कहा, दरअसल ली युनमेई के पिता ने पुलिस स्टेशन में 2 चेक पर हस्ताक्षर किए। एक 10 लाख युआन का था। मैंने इसे माँ को दे दिया। मैंने दूसरा रख लिया। जियान ए ने रुककर जियान यू की हैरान निगाहों के नीचे कहा, वह 2 मिलियन युआन था। जियान यू हैरान था। इस समय वह बहुत अधिक सदमे में था। वह बेहद सदमे में था। उनकी बहन ने ली युनमेई के पिता से 3 मिलियन युआन मांगे। इसके अलावा उसने व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 मिलियन युआन रखे थे और पहले ही एक कंपनी खोल चुकी थी। ये सब पिछले महीने ही हुआ था। मुझे पता है कि यह सब अविश्वसनीय लगता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सपने में भी हूँ। लेकिन सब कुछ वास्तविक है। मैं तुम्हें कंपनी में ले चलूंगा देखने के लिए। जियान ए ने जियान यू से कहा। जियान यू ने उस जानकारी को पचा लिया जो जियान ए ने अपने दिमाग में भर दी थी। थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भयभीत हो गया हो। मैं जियान यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अंत में जियान यू ने धीरे से सांस छोड़ी। माँ को अभी मत बताना। जियान ए की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी और उसने हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता है। जब वह उस रात घर पहुंची, तो जियान ए ने थोड़ा सा दलिया पकाया। फ्रिज में पहले से बनाई गई अचार वाली सब्जियों चेन जिनका एक बैच भी था। मकाओ में पिछले कुछ दिनों से जियान ए बिना किसी रोक टोक के खा पी रहा था।
उसे लगा कि उसका वजन बढ़ गया है, इसलिए उसने पेट साफ करने के लिए कुछ हल्का खाने की योजना बनाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दलिया और नूडल्स के अलावा कुछ भी पकाना नहीं जानती थी। चेन जिन के घर वापस आने के कोई निशान नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि प्रोडक्शन टीम व्यस्त थी। उसे लंबे समय तक किंगहुआन के साथ रहने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि चेन जिन कैसा कर रहा है और क्या वह पहले ही अनुकूलित हो चुका है। क्या बड़ी बहन घर पर है? जैसे ही उसने रात का खाना मेज पर रखा, अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई। यह आवाज कुछ अपरिचित सी थी। जियान मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। अगले ही पल घर का दरवाज़ा बाहर से खुला। फिर उसने ली जिया को घर में कुछ ले जाते देखा। छोटी चाची जियान शादी में शामिल होने गया था और उसने स्वाभाविक रूप से ली जिया को देखा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अचानक उनके घर आएगा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये जियो है ना? ली जिया गर्मजोशी से मुस्कुराए। अपने हाथ में रखी चीज को दरवाजे पर रखने के बाद वह तेजी से जियान के पास चली गई। फिर उसने जियान को आकार दिया और प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। TSK, आप अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। हालांकि जियान के मन में वांग युनफा के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा। अचानक मिलने आए ली जिया का सामना करते हुए जियान ने बहुत अधिक ठंडापन नहीं दिखाया। उसने कहा, छोटी चाची अचानक यहाँ क्यों आ गई हैं? उसके छोटे चाचा का घर जोंगलू जिले के दक्षिण में स्थित था। हालांकि दोनों जिले एक दूसरे के बगल में थे, लेकिन वे करीब नहीं थे। ये सुनते ही ली जिया ने एक स्टूल खींच लिया और बैठ गई। फिर वह मुस्कुराई और बोली, मैं 2 दिन पहले एक बार यहाँ आई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था और कोई नहीं था। मैं तुम्हारी दादी के घर जा रहा था और उधर से गुजरा। मैंने सोचा कि मैं आऊंगा और देखूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली जिया ने चारों ओर देखा और पूछा, तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? वे घर पर नहीं हैं। जियान ने कहा, मैं अकेला हूँ। ओह, आप इसे रात के खाने में क्यों खा रहे हैं? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? हाल ही में मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है। कुछ दलिया पीने के बाद मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। जियान ने लापरवाही से कहा। वांग युनमेई घर पर नहीं थी। ली जिया ने सोचा कि उसने फिर से एक बर्बाद यात्रा की है। हालांकि उसे दिन के दौरान काम करना था और केवल रात में आ सकती थी। 14 साल की लड़की के साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। ली जिया तुरंत उठ खड़ा हुआ और जियान ऐसे कहा, जियो फिर जल्दी से खाओ, मुझे अभी भी तुम्हारी दादी के घर जाना है। जब तुम्हारी माँ वापस आएं, तो उन्हें बताना याद रखना कि मैं यहाँ था। जैसे ही वह बोली, ली जिया दरवाजे तक गई और 2 प्लास्टिक बैग उठाए। अंदर कुछ फल और एक भुनी हुई बत्तख थी। चाची, यह आपके लिए खरीदा है। आप सिर्फ दलिया नहीं खा सकते, बाद में बत्तख की टांग खाओ, वे स्वादिष्ट हैं। जियान ने मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद चाची, आज घर पर कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रात के खाने पर नहीं रखूंगा। ये ठीक है, मैं तुम्हारी दादी के यहाँ खाना खाने जाऊंगा। जल्दी खाओ, ली जिया ने कहा और शेष 2 प्लास्टिक बैग के साथ दरवाजा खोला। ली जिया के जाने के बाद जियान के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने नीचे फलों को देखा और अपने हाथ में भुनी हुई बत्तख को देखा और अपने होठों को मोड़ लिया। उसने सोचा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए उन्हें न खाना बर्बादी होगी।
वह घूम गई और भुनी हुई बत्तख के साथ रसोई में चली गई। ली जिया यार्ड से बाहर चली गई और अपनी सास के घर नहीं गई। इसके बजाय वह अपना सामान ले गई और सीधे अपने घर चली गई। घर पर वांग यूनफा अपने पैरों को मोड़कर धूम्रपान कर रहा था। जब उसने दरवाजा खुला होने की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सिगरेट का बट बाहर फेंकने के लिए दौड़ा। ली जिया ने लंबे समय से उसके लिए एक नियम स्थापित किया था कि वह घर में धूम्रपान नहीं कर सकता। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, ली जिया ने भौहें चढ़ा दीं और कहा, आप फिर से घर पर धूम्रपान कर रहे हैं? वांग यूनफा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, ओल्ड ली अभी अभी मिलने आया था। वह धूम्रपान कर रहा था। मुझे उसे ये बताने में शर्म आ रही थी कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग यूनफा की नज़र ली जिया के हाथ में मौजूद चीज़ों पर पड़ी। वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। बड़ी बहन फिर घर पर नहीं है? ली जिया ने अधीरता से आह भरी और सिर हिलाया। बड़ी बहन घर पर नहीं थी, लेकिन जियो ए थी। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में रखी चीजें लिविंग रूम में टेबल पर रख दीं। फिर वांग यूनफा ने दोनों बैगों को देखा और हैरान होकर पूछा, आप उन्हें वापस क्यों लाए? मैंने उनके लिए फलों का एक थैला और एक भुनी हुई बत्तख छोड़ दी। ली जिया ने कहा और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। क्या? वांग यूनफा थोड़ा स्तब्ध था। वह भौहें चढ़ाकर ली जिया के पास गया। आपको क्या लगा कि गलत था? ली जिया वापस आते समय इसके बारे में सोच रहा था। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी पिछली सोच गलत थी। वह एक सेकंड के लिए रुकी और वांग यूनफा की ओर देखने लगी। क्या आप जानते हैं कि जियो ए घर पर अकेले खाना खा रही थी? वहाँ केवल दलिया का एक कटोरा और अचार वाली सब्जियों की एक प्लेट थी। अभी सुबह नहीं हुई है। वह उन्हें रात के खाने में क्यों खाएगी? वांग यूनफा मुस्कुराए। ये बहुत ज़्यादा है। किसने कहा कि हम रात में दलिया नहीं खा सकते? और आप नहीं जानते कि मेरी बहन जियो ए को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। ये है कि इसलिए ली जिया ने अपने दिल में बुदबुदाया। हालांकि उसे याद आया कि जियान ए ने ये भी कहा था कि उसका पेट असहज महसूस कर रहा था। अब जब उसने वांग यूनफा के शब्द सुने तो वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मैं शायद ज़्यादा सोच रहा था। फिर उसने आह भरी। मैंने बड़ी बहन को इन 2 यात्राओं में नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि जब मैं छुट्टी पर हूँ तो मुझे दिन में जाना पड़ेगा। आपको इतना विचारशील होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप पहले ही 2 यात्राएं कर चुके हैं। मेरी बहन भाग नहीं सकती, इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांग यूनफा ने कहा और ली जिया की ओर झुक गया। बड़े भाई जिचेन को हांगकांग ले गए और वे कल वापस आएंगे। चलो कल रात बड़े भाई के यहाँ चलें। ठीक है। वांग यूनजोंग वांग परिवार के सबसे धनी व्यक्ति थे। ली जिया हमेशा से उसके साथ बातचीत करने का अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन वह इन कुछ दिनों में अपने बेटे के साथ हांगकांग गया था। इसलिए ली जिया ने इसका उल्लेख नहीं किया। जब उसने सुना कि वांग यूनजोंग वापस आ रहा है, तो उसकी आंखें चमक उठीं। ज़रूर, कल जब मुझे काम से छुट्टी मिलेगी, तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए मॉल जाऊंगा। आपका बड़ा भाई आपकी बड़ी बहन से अलग है। वे सामान्य चीज़ों को कैसे पसंद कर सकते हैं? हम उन्हें दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है ना? वांग यूनफा ने सिर हिलाया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे भाई का स्वाद अच्छा है। आपको चीज़ें सावधानी से खरीदनी होंगी। उसे चाय पीना पसंद है। उसके लिए कुछ अच्छी चाय खरीदो और भाभी के लिए भी कुछ ले आओ।
और जिचेन। मेरे बड़े भाई इस बेटे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। देखो, आपको उसकी उम्र के बच्चे के लिए क्या उपहार खरीदना चाहिए, वांग युनफा ने कहा। ठीक है, मैं कल काम के बाद टहलने के लिए मॉल जाऊंगा। तब आप मुझे लेने के लिए गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ही वह बोली, लीजिया खड़ी हो गई और उसने दूसरी भुनी हुई बत्तख उठाई जिसे वह वापस लाई थी। मैं जाऊंगा और खाना बनाऊंगा। यहाँ एक भुनी हुई बत्तख भी है। चलो इसे खाओ।